हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस पर हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी की फ्री तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग डेली मॉक टेस्ट दिया करिए। जब आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, और आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं या व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करिए, ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। अगर आपको उत्तर आता है तो सही है, नहीं आता फिर भी आप कमेंट किया करिए। इससे क्या है कि मान लीजिए अगर आपका उत्तर गलत भी होता है तो फिर बाद में जब आप इसके उत्तर को देखेंगे तो अगली बार आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करिए। डैश जो ये चिन्ह आपको दिख रहा है, बताना है इसे हम किस नाम से जानते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं या पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस चिन्ह को? तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, और इसे हम लोग समासिक चिन्ह भी कहते हैं। अल्प विराम यानी जो कॉमा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। पूर्ण विराम एक सीधी लाइन होती है। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो जो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। कवयित्री, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कवयित्री इस तरह लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवयित्री होगा। ये क्वेश्चन आपका लिंग और वर्तनी दोनों में पूछा जाता है। अभ्यस्त, ये बिल्कुल सही है। आशीर्वाद, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आशीर्वाद, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सन्यासी, ये काफी ज्यादा छात्र जो है गलत करते हैं। छात्र क्या करते हैं कि सन्यासी में बिंदी नहीं लगाते, बिंदी लगाते हैं तो आधा ना नहीं लगाते, आधा ना लिखते हैं तो बिंदी नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो है बिंदी और आधा ना दोनों होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा अब आप कभी। सन्यासी ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? मेल। अब मेल हो रहा है तो किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। किसका? वर्णों का मेल। समास में किसका मेल होता है? तो समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है समास में। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है।
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यश स्वर संधि, विद स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन में अगर संक्षेपीकरण दिया हो तो आप लोग संक्षेपीकरण लगाइएगा। समास के पदों को अलग करना जो है विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। और संधि के पदों को अलग करना क्या कहते हैं? तो संधि के पदों को अलग करना विच्छेद कहते हैं। लेकिन समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर? पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तब 4 प्रकार आपको बताना है। और नॉर्मली आपसे पूछे तो आपको 6 बताना है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अनु और रूप से मिलकर बना है। अनु क्या है? आपका उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? बताइए आप लोग। मैंने कई बार बताया है इस क्वेश्चन को। समास ऑप्शन से करने की ट्रिक की वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है वो एक बार रिवीजन कर लें। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी अर्थात पद निकलता है। तो क्या अनुरूप में निकल? अनुरूप यानी रूप के अनुसार नहीं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है? विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं है, तो कर्मधारय समास भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, और अनु क्या है? उपसर्ग है, और प्रथम पद है, तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग भी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम आपको बताना है। प्रिय, पिया, मोर, चार। तत्सम यानी तत्धम सम। तत्धन सम। तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान। उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। चार क्या आपका संस्कृत का शब्द है? नहीं, तो ये तो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा चत्वार। इसका हो जाएगा तत्सम। क्या होगा? चत्वार। मोर क्या है? ये भी आपका तद्भव शब्द है। मयूर इसका तत्सम होता है। पिया क्या है? ये भी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? प्रिय होता है। तो प्रिय आपका क्या है? तत्सम शब्द। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव, अवनी, उदय, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त होगा। उदय का विलोम शब्द अस्त होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा। अवनी का क्या होगा? अंबर होगा। आर्जव का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। सौदामिनी का पर्यायवाची है, बताइए क्या होगा? सस्य, अश्व, अरविंद, विद्युत। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? बोलिए जल्दी से आप लोग।
शस्य का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज हो जाएगा। अश्व किसका पर्यायवाची है? ये इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, है हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल होगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सौदामिनी होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जितेंद्री, इंद्रजीत, जिजीविषा, पार्थिव। इंद्रियों और इंद्र, इंद्र जो है ये इंद्र देवता है, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। इंद्रिया यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसे हम इंद्रिया कहते हैं। जैसे नाक है आपका, मुंह है, कान है, आँख है, स्किन है, यानी आपकी त्वचा, ये इंद्रिया है। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। और इंद्र देवता को जिसने जीत लिया हो या इंद्र को जितने जीत लिया हो उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जिजीविषा जीने की इच्छा। पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? बताइए। 11, 25, 33, 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से। 25 है। कितनी है? 25 है। का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 33 है। कितनी है? 33 यानी 33। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। टोटल कितने वर्ण हैं? 52। अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, या ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर क्या होगा? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तीनों अलग अलग क्वेश्चंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही चीज नहीं है, तीनों चीजें अलग हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? 4 शब्द दिया हुआ है, आप लोग बताइए। श्रृंगार, उज्ज्वल, महर्षि, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये अक्सर छात्र जो है 90% छात्र इसे गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। देखिए हिरण्यकशिपु जो है वो बिल्कुल सही है। महर्षि ये भी बिल्कुल सही है। उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन श्रृंगार जो है इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। इसकी शुद्ध वर्तनी ये है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, क्योंकि श्रृंगार जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। विद्यार्थी उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? बताइए। विद्य स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, या दीर्घ स्वर संधि? विद्यार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। इसमें बताइए क्या होगा, कौन सी संधि होगी इसमें? ये क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी दीर्घ स्वर संधि। आई होप कि आप सभी का ये क्वेश्चन सही है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक, बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है और आपसे यही पूछा गया है, यानी दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, अर्थ प्रधान होता है किसमें? बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग भी कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है, मात्र 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथा शीघ्र। बताइए कौन सा समास है? यथा शीघ्र में यथा क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रथम पद किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। देश विदेश दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। गिरिधर यानी पर्वत को किसने अपने उंगली पे उठाया था? भगवान श्री कृष्ण ने, अर्थात निकल रहा है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। विदेश गमन यानी विदेश को गमन, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि कारक चिन्ह का लोप है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कौन सा अंग्रेजी भाषा का नहीं है? लालटेन, रेल, इंच, कूप। लालटेन जो है ये तो अंग्रेजी भाषा का है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। रेल भी अंग्रेजी भाषा का है, इंच भी है, लेकिन कूप जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जारज का विलोम है। जारज का विलोम बताइए। औरस, जटिल, जंघम, तिमिर। तिमिर मीन्स क्या होता है? अंधकार होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। जंघम का विलोम क्या होगा? स्थावर होगा। जंघम का स्थावर। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। औरस का विलोम क्या होगा? जारज होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। खल का पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या होगा खल का पर्यायवाची? विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। बताइए क्या होगा? तो खल का पर्यायवाची होगा नीच और दुर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? जठराग्नि, दावानल, निशाचर, अंतरिक्ष। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जठराग्नि किसे कहते हैं? तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। दावानल किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। और एक आपसे पूछा जाता है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। तो तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। निशाचर यानी जो रात्रि में विचरण करे यानी राक्षस। अंतरिक्ष कहते हैं पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।